फ्री की चीज़ दे के हम इंडियन मिडिल क्लास को अट्रैक्ट करना बहुत आसान है। 10 रुपये के चीज़ के ऊपर 5 रुपये का डिस्काउंट रख दो तो भी हम इंडियंस पहुंच जाते हैं ख़रीदने। एक चाय पत्ती के पैकेट के साथ एक गिलास फ्री दे दो तो भी हम उसको ख़रीद लेते हैं, चाहे हमें उस गिलास की ज़रूरत हो या ना हो, चाहे उस गिलास की क्वालिटी अच्छी हो या ना हो, पर हम लोग ख़रीद लेते हैं। यही चीज़ रिसेंटली अभी स्टॉक मार्केट में देखने को मिली जब रिलायंस का जो शेयर है डीमर्ज हुआ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। दिस बिजनेस विल बी रीनेम्ड एज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज or JFSL. After this demerger, JFSL will become India's 5th largest financier in terms of capital. Jio Financial के demerger की date, which is Jio Financial Services. Jio Financial Services to be the demerger of Jio Financial Services from Reliance Industries. Jio Financial Services आया, लोगों में बहुत एक्साइटमेंट थी, बट आते ही 4 दिन हो गए हैं जब इसको बैक टू बैक लोअर सर्किट लगे हैं। 4 दिनों में स्टॉक ऑलमोस्ट 18% के आसपास डाउन ट्रेड कर रहे हैं। क्या मुश्किलें हैं? कल भी ये 5% का लोअर सर्किट, आज भी 5% का लोअर सर्किट, क्या चिंताएं हैं? हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो बाय स्टॉक मार्केट रूलर्स। इस वीडियो में समझेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बैकग्राउंड के बारे में, ये क्या काम करने वाले हैं, क्यों इसको रोज़ लोअर सर्किट फेस करने पड़ रहे हैं, मार्केट इसके साथ ऐसे क्यों ट्रीट कर रही है, एज रिटेल इन्वेस्टर्स हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझने की बात यह है कि रिलायंस ने जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को डीमर्ज किया तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिलायंस एक नई लेग के साथ ऑल टुगेदर मार्केट में उतरेगा। सब लोगों को एक्सपेक्टेड था कि जियो तो हो रहा है बट शायद वो टेलीकॉम सेक्टर को अलग कर सकते हैं, या वो हो सकता है OTT वाली जो एक ब्रांच उनकी नई आई है उसको अलग कर दें, या हो सकता है जो रिटेल चीज़ है जैसे ईशा अंबानी हेड करती हैं उसको अलग कर दें। पर ऐसा नहीं हुआ। मुकेश अंबानी साहब बिल्कुल ही एक नई लेग, नई बॉल के साथ उतरे और उसका नाम था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट में लिस्ट तो हो गए बट इसका जो बिजनेस है वो अभी भी किसी को नहीं पता। अगर हम थोड़ी सी रिपोर्ट्स और चीज़ों को फॉलो करें तो पता लगा है कि एक ब्लैक रॉक करके कंपनी है US की जिसके साथ यहाँ पे टाई अप किया है और ये सेक्टर AMC को पकड़ने की कोशिश की गई है। AMC अगर आपको याद हो तो हमने म्यूचुअल फंड्स वाली वीडियो में डिस्कस किया था। AMC की फुल फॉर्म होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो हो सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस में एंटर करे। सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस में एंट्री नहीं होगी, इसके साथ साथ और भी कई सारे मल्टीपल फाइनेंशियल बिजनेसेस होते हैं जिसमें दरवाजे खुल जाते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एंट्री के। सो अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में उतर ही रही हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि म्यूचुअल फंड्स बेचें। 4 टाइप की चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर आज की डेट में आती हैं। पहले है म्यूचुअल फंड्स, दूसरा हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, तीसरा होता है लेंडिंग यानी लोन्स का बिजनेस जैसे कि NBFCs करती हैं, वो भी एक रास्ता है, और लास्ट बचता है डिजिटल पेमेंट्स यानी कि UPI पेमेंट्स वगैरह। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इसका भी एक ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा जो लोगों का इंटरेस्ट है वो UPI डिजिटल पेमेंट्स में रहेगा और जो सबसे कम इंटरेस्ट है वो इंश्योरेंस बिजनेस की तरफ आएगा, क्योंकि उसी हिसाब से जो सेक्टर है उसमें कंपटीशन है। म्यूचुअल फंड्स में भी सबसे ज़्यादा कंपटीशन है बट देखा जाए तो कंपटीशन को कट करना रिलायंस ग्रुप को अच्छे से आता है। अगर आपको याद हो जब जियो टेलीकॉम आया था तो कैसे कंपटीशन कट किया गया था, तो फ्रीबीज बांटे गए थे। देश के करोड़ों लोगों और खास तौर से प्रतिद्वंदी कंपनियों कर रही थी बेसब्री से इंतजार। आखिरकार आज वो धमाका हो ही गया और सामने आया मुफ्त कॉल, मुफ्त SMS, मुफ्त रोमिंग का ऐसा तोहफा जिसने मोबाइल की दुनिया में कर दी सबसे बड़ी क्रांति। अब सिर्फ एक सर्विस यानी डेटा इस्तेमाल का ही चार्ज देना है, वो भी बाजार से 5 गुना कम कीमत पर, और 31 दिसंबर तक तो डेटा भी फ्री है। अभी भी यही किया जा सकता है कि जैसे एक्सपेंस रेशियो होते हैं म्यूचुअल फंड्स में और भी कई सारी चीज़ें, टैक्सेस वगैरह जो होती हैं जो एक कंपनी चार्ज करती है उसके प्राइसेस को स्केल डाउन किया जा सकता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से लोअर डाउन किया जा सकता है। रिलायंस ग्रुप जब भी मार्केट में कोई नई चीज़ लेके आता है तो वो पहले कॉम्पिटिशन कट करने की कोशिश करते हैं। कॉम्पिटिशन को कट करने के लिए इनके पास ये बहुत अच्छा तरीका है कि इनके पास फंड्स हैं, बैकग्राउंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ये मार्केट में कोई भी बिजनेस लॉन्च करे तो उसे अच्छे से रन कर सकते हैं। इनिशियली चाहें तो उस पर लॉस भी उठा सकते हैं। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस बार जो IPL है वो हॉटस्टार पे स्ट्रीम नहीं हुआ था, वो जियो सिनेमा पे स्ट्रीम हुआ था।
IPL एक ऐसा स्पोर्ट है, एक टूर्नामेंट है जो सबसे ज़्यादा इंडिया में आई गेस आई बॉल्स को अट्रैक्ट करता है, और उसी को जियो सिनेमा पे स्ट्रीम करने से हॉटस्टार की जो सब्सक्रिप्शंस है वो बहुत ज़्यादा डीके होने लग गई, उसमें जो है रिन्यूअल्स नहीं हुए, इसकी वजह से हॉटस्टार को लॉसेस फेस करने पड़े। साथ ही साथ आपने देखा हो तो इन्होंने हॉटस्टार की जो HBO से कोलैबोरेशन थी उसको भी कट करवा दिया है, और अब जो HBO के शोज़ हैं वो भी हमें जियो सिनेमा पे देखने को मिलते हैं। यही चीज़ पहले बहुत सारे टेलीकॉम सेक्टर में भी कंपनीज़ के साथ हुई थी, आप लोगों को याद होगा एयरसेल जैसी कंपनीज़ या और भी कई सारे नाम एग्जिस्ट करते थे, बट जियो के आने के बाद से ये नहीं हुआ। रिटेल में भी आप लोगों को पता हो तो इन्होंने ये चीज़ की है, रिटेल में बहुत सारे इंडिया में ऐसे फैशन डिज़ाइनर्स हैं जो अफोर्डेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं नाम लूँ तो मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची, ऋतु कुमार और भी ऐसी कई सारी ब्रांड्स हैं। तो रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस ने इन लोगों से कोलैबोरेशन कर लिया और इन लोगों की प्रेट कुट्योर यानी कि जो रेडीमेड कलेक्शंस होती हैं उनको अपने मॉल्स में इजीली अवेलेबल करवा दिया। तो जो एक ऑडियंस थी, जो एक कस्टमर था जो एकदम अपर क्लास की तरफ नहीं था, एक मिडिल क्लास से ऊपर था बट अपर क्लास में नहीं था, उनके लिए ये ब्रांड्स जो हैं वो एक्सेसिबल हो गई। यहाँ पे ऐसे करके रिलायंस ने इस वाली ब्रांड्स को टारगेट किया। तो अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से भी रिलायंस का यही एम लग रहा है। सबसे जो मेन इनका फीचर है जिसको ये टारगेट करना चाह रहे हैं वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में ऑलरेडी इंडिया में 40+ ब्रांड्स एग्जिस्ट कर रही हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो अभी ज़ीरोधा ने भी अनाउंस किया है कि उन्हें AMC सर्टिफिकेट मिल गया है, तो ज़ीरोधा भी म्यूचुअल फंड्स में आने वाले हैं। उनकी भी मार्केट कैप बहुत बड़ी है, उनको भी डायरेक्ट इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की एक्सेस है जो अभी जियो के पास नहीं है। सो जियो को 40 कंपनीज़ वो और 41st कंपनी जो हमारी ज़ीरोधा होगी, इसका कंपटीशन क्लियर करते हुए रिटेलर्स को अट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो चीज़ देखने वाली होगी, क्योंकि ये जो बातें हैं ये बहुत इनिशियल स्टेजेस में हैं। अभी अगस्त एंड में रिलायंस का AGM मीटिंग होनी है, तो उससे आई गेस और ज़्यादा चीज़ें इसके बिज़नेस पे क्लैरिटी मिलेंगी। अब बात करते हैं इसके शेयर प्राइस की, जो पिछले 4 दिनों से लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगाया जा रहा है। सो बेसिकली देखो थोड़ा सा ओवर प्राइस तो है ये चीज़। 262 पे लॉन्च हुआ है, किसी को नहीं पता अभी इनका बिज़नेस कैसे चलेगा, क्या चलेगा, बट एक रिलायंस की बैकिंग है तो लोगों को भरोसा तो है। सो जब तक जिन लोगों के पास ऑलरेडी रिलायंस के शेयर थे और उन्हें फ्री में मिला है तो वो तो उसको होल्ड रख सकते हैं, बट जो लोग नई बाई करने की सोच रहे हैं उनको थोड़ा सा भी वेट करना चाहिए जब तक ये लोअर सर्किट का सिलसिला ख़त्म नहीं हो जाता, मार्केट इसकी सही वैल्यूएशन नहीं निकाल लेती कि किस प्राइस पे हमें रिलायंस के जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्चुअल में बाई करना चाहिए, तब तक वेट करना बेटर है। मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मैं प्रेफर करूँगी कि अगर मुझे 130 से 160 रुपीज़ की रेंज में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मिले तो मैं इसमें एंट्री बनाने की सोचूंगी, वरना मैं इस स्टॉक को चाहूँ तो अभी के लिए मिस कर सकती हूँ, क्योंकि और बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स अवेलेबल हैं, मैं उनको तभी टारगेट करना चाहूँगी। बट अभी के लिए मैं सिर्फ देख रही हूँ कि ये स्टॉक कहाँ पे जाके अपना बॉटम बनाता है। आप लोगों को क्या लगता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कहाँ पे जाके अपना बॉटम बनाएगा? इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सो इतना ही आज की इस वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो पे एटलीस्ट 150 लाइक्स तो आप लोगों को करवाने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।